Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. How are you all? Hope you all will be well and good. So आज की जो वीडियो होने वाली है, आपको पता है आज लाइव सेशन हमने स्टार्ट कर दिया है। तो आज की वीडियो में हम लोग सारे अपने जो है इम्पोर्टेंट नोट्स वगैरह को डिस्कस करेंगे, सारे इम्पोर्टेंट लेक्चर्स को डिस्कस किया जाएगा। तो सबसे पहले हम थोड़े से व्यूअर्स देख लें कौन कौन आ गया है। व्हाट आर SLOs? ओके, तो बेसिकली SLOs क्या हैं, लेट मी टेल यू। ये ग्रेड 10 के लिए है, ग्रेड 10 की कंप्यूटर साइंस की और जनरल जो हम क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले SLO की बात कर लेते हैं। SLO बेसिकली आपकी ये है कि आपकी ना कॉन्सेप्चुअल बेस्ड सब कुछ जो भी आएगा आपके एग्जाम्स में सारा कुछ कॉन्सेप्ट रिलेटेड होगा। ठीक है, कि आपके कॉन्सेप्ट देखे जाएंगे कि आपको कितना जो है हम लोग जो भी आप लोग पढ़ते होते हो अपने जो भी पढ़ते होते हो ना, तो वो आपको समझाने के लिए होता है। ठीक है, कि मतलब कि जो भी आपने पढ़ा, ठीक है, लेट्स सपोज आपने फिजिक्स का कुछ पढ़ा है, फिजिक्स की हम बात करते हैं। फिजिक्स में आपने पढ़े फॉर एग्जांपल न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ा। अब उस थर्ड लॉ को आप कॉन्सेप्चुअली बताओगे, उसके कॉन्सेप्चुअली आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लेट्स सपोज आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको आप प्रैक्टिकल एग्जांपल देके समझाओ। ठीक है, अब जब आप उसको प्रैक्टिकल एग्जांपल देके समझाओगे तो ये सारे आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए आपसे एग्जांपल्स पूछी जाती हैं। ठीक है, आपसे एग्जांपल पूछी जाएगी ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स को देखा जाए कि आपको कितनी समझ आई है, आपको कितनी समझ आई है कि न्यूटन का थर्ड लॉ बेसिकली क्या है। तो दिस इज SLO। ठीक है, SLO सारा कॉन्सेप्ट देखा जाता है आपका कि आपको जनरल बेसिक प्रैक्टिकली आपको जो चीजें हैं कितनी क्लियर हैं और कितनी क्लियर नहीं है। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा थोड़ा बहुत कि SLO बेसिकली सिंपल क्या है। SLO सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट्स देखे जाते हैं। ठीक है, वालेकुम अस्सलाम, एंटरटेनिंग वर्ड, वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, तो आपको होप सो यहाँ तक समझ आ गया होगा। ऑलराइट, तो यहाँ तक हो सकता है आपको क्लियर हो गया हो SLO बेस्ड क्या है। सो फर्स्ट लाइव है ये मेरा। ठीक है, तो आज थोड़ी बहुत गलतियां हो, जो भी हो तो उसको जो है निगलेक्ट कीजिएगा।
है। ओके, सो अगला क्या क्वेश्चन है, व्हेन विल यू अपलोड पार्ट 3 ऑफ लास्ट यूनिट HTML लैंग्वेज ऑफ ग्रेड 10। सो बेसिकली आपका लास्ट टॉपिक जो है, अभी आपके जो हैं काफ़ी टॉपिक्स पढ़े हुए हैं, जैसे कि अभी जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कंप्यूटर का क्लास 10 के लिए, वो होगा इमेजेस एंड बैकग्राउंड्स, ठीक है, उसको डिस्कस किया जाएगा। देन उसके बाद उसमें आपकी जो है स्पेसिफाइंग इमेज साइज इन अ वेब पेज, ये सब डिस्कस करेंगे। देन हमारे पास जो है वही बैकग्राउंड कैसे लगाते हैं, इन सब के टॉपिक्स आएंगे, फिर हाइपर लिंक्स आएंगे, ठीक है। तो हाइपर लिंक्स के बाद जो है आपका ये हाइपर लिंक्स में जितनी भी हैं, हाउ टू क्रिएट हाइपर लिंक्स, ये सारा कुछ, तो ये आपका लास्ट टॉपिक है। तो इंशाल्लाह ताला हम लोग 2 दिनों में इसको कवर कर देंगे, ठीक है। तब तक आप जो है हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जो है हमारी नोटिफिकेशन साथ साथ मिलती रहा करें। तो अभी व्यूवर्स इतने नहीं हैं, तो जैसे जैसे आते हैं तो फिर हम अपना मेन लेक्चर जो आज का है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अमीर हमजा, सलाम वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आप सबका। सो होप सो आपको यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई होगी, SLO की समझ आ गई, और हमारा जो आज हम लोग अपनी बुक कवर कर देंगे 2 दिनों में, तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। सो तब तक लाइव स्ट्रीम को लाइक कर दें, तो हम जो है अपने 2 मिनट्स में हम लोग मेन टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली आज के जो लेक्चर होने वाला है, आज का लेक्चर जो है हम स्टार्ट करेंगे, जो हम करने वाले हैं अपने कंप्यूटर साइंस के क्लास 10 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स और विद सॉल्यूशंस, हम लोग जो है आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ आपने सर्च क्या करना है। तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे इसको, तो सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास लिंक सेव है, इस लिंक को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर मैं इतना लिंक ओपन करूँगी, ठीक है। तो ये क्लास नोट्स हैं .xyz के, आप लोग खुद भी यहाँ से ओपन कर सकते हैं, और मैं आपको ओपन करके भी दिखा दूँ। तो यहाँ पे आपके सारे नोट्स विद एक्सरसाइज आपको सॉल्यूशन के साथ मिलेंगी, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रोग्रामिंग टेक्निक्स के टॉपिक से, ठीक है। हमारा ये फर्स्ट चैप्टर जो है कंप्यूटर साइंस का प्रोग्रामिंग टेक्निक्स, इसके नोट्स पे जाते हैं, इसके नोट से हम स्टार्ट करेंगे, ओके। सो ये हमारे पास आ जाता है, सबसे पहले इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ओके। सो ये है हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है, जिसके नोट्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे, प्रोग्रामिंग टेक्निक्स। इसमें सारे आपकी इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चंस हैं वो समझाए गए हैं, ये क्वेश्चंस आपने लाजम एग्जाम में करके जाने हैं, ठीक है। सो शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, मैं सारे नहीं पढ़ूंगी, जनरल जनरल हम लोग पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्लेन द क्राइटेरिया फॉर मेजरिंग एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिथम। इसमें हो जाता है कि क्राइटेरिया आपने बताना है किस तरह से आप जो है एल्गोरिथम को मेजर कर सकते हैं, उसमें सारी डिटेल दी हुई है, लेकिन आपको ये क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं आपको साथ साथ बता देती हूँ कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एग्जाम में नहीं आता, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे प्रोग्राम फाइंड द सम प्रोडक्ट एवरेज ऑफ 5 गिवन नंबर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपके एग्जाम में आ सकता है, तो ये आपने लाजम देख लेना है। इसमें आपको पहले इनपुट बतानी है, जिस तरह से हम लोगों ने अपने वीडियोस में डिस्कस किए थे एल्गोरिथम में, वो सारे सेम उसी तरीके से हैं, आपने उसी तरीके से देख के इसको चलना है। ओके, लर्न फाइट एट होम कराटे। ओके, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका। तो होप सो आपको समझ आ रही होगी आप सबको। तो आगे आ जाता है, इनपुट हमने बता दी, फिर हमारे पास रिक्वायर्ड आउटपुट क्या क्या होगी, हमने जिस तरह से इस चीज़ को डिस्कस किया था, आप हमारी वीडियो भी देख सकते हैं एल्गोरिथम की, हमने अपलोड की हुई है। तो उसमें आपको ये सारा कुछ मिलेगा, हम लोग किस तरह से आउटपुट देते हैं, प्रोसेसिंग, इनपुट, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एल्गोरिथम, उसका लिखना है आपने, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आएगा, आपको एक पैटर्न बताया हुआ है कि किस पैटर्न से आपने अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है। सबसे पहले आप बोलोगे प्लानिंग द सोल्यूशन क्या है उसकी, प्लानिंग द सोल्यूशन में आप प्लानिंग बताओगे, इसमें इनपुट क्या है, इसमें रिक्वायर्ड आउटपुट क्या है, प्रोसेसिंग क्या है, तो ये सारी चीजें आपकी प्लानिंग द सोल्यूशन में आ जाती हैं। देन हमारे पास आ जाता है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम में आपने बताना है स्टेप 1 क्या है, स्टार्ट लिया हमने, लेट कर लिए 5 नंबर्स, ये इस तरह से आपने लेट कर लेने हैं, फिर सम हमने ले लिया, जो हमने पढ़ा था ये सेम प्रोग्राम हम ऑलरेडी कर चुके हैं अपने पिछले लेक्चर्स में, ठीक है। तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही, जनरल आपको पैटर्न बता रही हूँ
कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लें अपने पास, ठीक है, ये आपने लाजम कर लेना है, ठीक है। वीडियो स्टॉप करके आप भी देख भी सकते हैं, आप अपने पास नोट कर सकते हैं, आपको करना है तो। आगे मेरे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ 3 अनइक्वल नंबर्स। तो अनइक्वल 3 नंबर्स होंगे, उनका आपने लार्जेस्ट फाइंड करना है। अनइक्वल मीन के कोई भी इनमें इक्वल नहीं होगा। अब जैसे यहाँ पे इन्होंने 10, 20, 30 ले लिया, तो इस तरह के नंबर तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं प्रोग्राम, अगेन वही बात, ठीक है, हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ये भी आपने देख लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एल्गोरिथम उसका आ जाता है, ये आपने देख लेना है। मोहम्मद शफीक, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? एंड मैम दीज आर द फॉर फेडरल बोर्ड और पंजाब बोर्ड। तो या ये दोनों के लिए, ठीक है, ये फेडरल बोर्ड के लिए भी है, ये पंजाब बोर्ड के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि आप लोगों की बुक्स जो हैं ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, आप लोगों के टॉपिक्स, आप लोगों के चैप्टर सब कुछ सेम है, तो ये दोनों के लिए हैं। तो आप चाहे आप फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट हो, आप पंजाब बोर्ड के स्टूडेंट हो, आप सबके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपने करनी ही करनी, ठीक है। तो जो आपके प्रैक्टिकल्स हैं, ये प्रैक्टिकल है बेसिकली, ये जो हम पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकली, आपको प्रैक्टिकल्स हैं बेसिकली ये, कि आप इनको कर भी सकते हैं, लेकिन ये जो है ये लॉन्ग में आते होते हैं बेसिकली। फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर, ये लॉन्ग में आते होते हैं, तो ये आपने लाजम करनी है, ठीक है, ये इनका सोल्यूशन है, ये भी देख लें। आगे आ जाता है प्रॉब्लम, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट फॉर गिवन मास एंड द फोर्स अप्लाइड, ठीक है, ये सारे हमने पढ़े हुए हैं। प्रॉब्लम आपने कोई नहीं छोड़ना, प्रॉब्लम आपने सारे करने ही करने हैं, ठीक है, तो सारे के सारे जितने भी प्रॉब्लम्स आपने करने हैं, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 4 जो हम पढ़े ये भी आपने करना है। फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ 3 अनइक्वल नंबर, ये भी आपने करना है। फाइंड द सम प्रोडक्ट एंड एवरेज ऑफ 5 गिवन नंबर, तो ये सारा आपने डिस्कस करना है और आपने इनको याद करना है, ठीक है। अच्छे से जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितना समझ के करेंगे, उतनी आपको समझ आएगी। अगर आपको इनकी प्रॉपर जो है एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो हमारे लेक्चर्स में आप चैनल में जाएं, आपको चैनल में एल्गोरिथम नाम का जो थंबनेल लगा हुआ है, उसमें आपको सारा इसका जो है डिटेल्स वगैरह मिल जाएंगी। आगे अगेन प्रॉब्लम है, फिर से फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, ठीक है, ये भी प्रॉब्लम है, आप नहीं छोड़नी है। वॉल्यूम किस तरह से फाइंड करते हैं, सारा आपको आना चाहिए। ये हो गया, ठीक है। आगे आगे प्रॉब्लम, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल व्हेन द लेंथ्स ऑफ हाइट एंड बेस आर गिवन, ये भी हमने डिस्कस किया था, तो ये भी आपने कर लेना है। आगे एक और प्रॉब्लम आ जाता है, रीड मार्क्स एम एंड प्रिंट लेटर ग्रेड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग स्कीम, ये स्कीम आपको गिवन होगी और आपने उसके अकॉर्डिंगली अपना आंसर देना है। तो ये इसका आंसर है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको बताया कि इंपॉर्टेंट कौन से है, तो ये प्रॉब्लम्स तो जितनी भी हमने की हैं वो सारी इंपॉर्टेंट है, आपने छोड़नी नहीं है, वो सारी करनी ही करनी है, ठीक हो गया। आगे ये भी इसका पार्ट है, और यहाँ तक ये स्टॉप हो जाता है, ठीक हो गया। आगे भी प्रॉब्लम है, फाइंड इंटरेस्ट ऑफ ऑन अ गिवन अमाउंट, ठीक है, इंटरेस्ट आप किस तरह से एक गिवन अमाउंट का निकाल सकते हैं, तो ये आपने देख लेना है, ठीक है। बहुत इजी है ये, बहुत इजी से क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, ठीक है, तो ये आपने लाजम कर लेने हैं। इसमें भी इनपुट उसने क्या क्या ले लिया, लोन ले लिया, क्योंकि इंटरेस्ट है तो जाहिर सी बात है उसमें एक लोन होगा। इंटरेस्ट रेट जितना उसने रखा हुआ है वो होगा, एंड पीरियड ऑफ लोन इन ईयर। वैसे ये जो है ये आप कर लें, लेकिन ये एग्जाम में नहीं आएगा, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते, क्योंकि इंटरेस्ट के बारे में तो इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, लेकिन आपने समझ लेना, कर लेना। ओके, अली गोंदल वेबसाइट नेम फॉर नोट्स, तो मैंने आपको बताया कि ये वेबसाइट का नेम है classnotes.xyz। आई होप सो आपको यहाँ स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, ये लिखा हुआ है classnotes.xyz। तो ये आपको उधर से मिल जाएंगे, और आपको डिस्क्रिप्शन में भी हम यहाँ पे डाल देंगे, तो आपको उधर से भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये है, सब कुछ आ जाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है प्रॉब्लम, प्रिंट ओड नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। अब आपको ये भी पढ़ाया गया था, हमने बताया था कि ओड नंबर्स जो होते हैं 1 to 100, क्योंकि 100 खुद एक इवन नंबर है, क्योंकि उसके एंड में 0 आ रहा है, तो वो एक इवन नंबर है, ठीक है, क्योंकि वो 2 का डिविजिबल है। तो हम 100 तो नहीं लेंगे, उससे पहले पहले 99 तक लेंगे, तो इसलिए उसने 99 तक लिए, और इस तरह से हम ओड नंबर्स निकालते होते हैं। इसका प्रोग्राम आपको आना चाहिए। देन आगे प्रिंट द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ये सारे हमने डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, आप बेशक उसकी वीडियो, हमारी वीडियो देख लें एल्गोरिथम की, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे सारे प्रॉब्लम्स। आगे एक और है, फाइंड द सम ऑफ इवन नंबर्स अप टू 100, ये ज़रूर करना है आपने।
ठीक है, वीडियो पॉज करके आप सारा इसको देख भी सकते हैं, हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आप उधर से भी इसकी जो है डिटेल्स में एक्सप्लेनेशन ले सकते हैं। आगे हमारे पास आ जाता है प्रॉब्लम प्रिंट अ मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ अ गिवन नंबर। ठीक है, एक मल्टीप्लिकेशन टेबल है, गिवन नंबर होगा उसका, आप किस तरह से जो है ये कर सकते हैं, मल्टीप्लाई किस तरह से कर सकते हैं, सारा कुछ जो है वो आपको आना चाहिए कि आप टेबल किस तरह से लिख सकते हैं। सिर्फ कंप्यूटर के नोट्स मिलेंगे या फिर दूसरे भी, तो यस दूसरे भी सब्जेक्ट्स हैं इसमें, सिर्फ कंप्यूटर नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये क्लास नोट्स डॉट एक्स वाई जेड जो है ये फेडरल बोर्ड एंड पंजाब बोर्ड से बहुत ज़्यादा इसका जो है रिलेशन है, तो ये उन्हीं के जो नोट्स हैं वहाँ से ये डाले जाते हैं, इस पर अपलोड किए जाते हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। और सिर्फ कंप्यूटर का नहीं, बाकी भी इसमें आपको सब्जेक्ट्स मिलेंगे। एंड ये इसका प्रोग्राम आ जाता है। देन आगे हमारी एक और प्रॉब्लम है, कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, ये आपने देख लेना है ये। देन ये यहाँ तक इसका जो है पूरी डिटेल है। आगे आ जाता है फाइंड फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर। ठीक है, सारे प्रॉब्लम्स है, क्योंकि ये फर्स्ट चैप्टर है ही पूरा प्रॉब्लम्स पे, फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर दोनों आपके प्रॉब्लम्स पे, क्योंकि दूसरा जो है फ्लो चार्ट है, फ्लो चार्ट में भी आपको किस तरह से हम प्रॉब्लम लिख सकते हैं वो सारा आपको आना चाहिए। यहाँ तक ये स्टॉप की कोई क्वेश्चन आ जाए, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन भी आपके नहीं आते। ठीक है, वो नॉर्मल क्वेश्चन देंगे क्योंकि ये बहुत लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ तक है तो नहीं आता, लेकिन अगेन कुछ चीज़ हमने छोड़नी नहीं होती, हमने करनी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाता है स्टेप्स फॉर ड्राइंग फ्लो चार्ट। ठीक है, स्टेप्स आपने लिख देने हैं कि फ्लो चार्ट को डेवलप करने के क्या स्टेप्स होते हैं। द फ्लो चार्ट डेवलपर मस्ट डिटरमाइन द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स फॉर द गिवन प्रॉब्लम और एल्गोरिथम बिफोर ड्राइंग अ फ्लो चार्ट। मतलब कि कोई भी फ्लो चार्ट आपने ड्रॉ करना है उससे पहले आपको उसकी प्रॉब्लम समझ आनी चाहिए, एल्गोरिथम उसका समझ आना चाहिए, फिर ही आप कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या रिक्वायर होता है, इनपुट टू द फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में हमने इनपुट क्या देनी है पहले वो आता है, फिर आता है टाइप ऑफ प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड। प्रोसेसिंग जो रिक्वायर्ड होती है उसकी क्या जो है सारी टाइप्स होती हैं वो आपने लिखनी होती है। फिर डिसीजन टू बी टेकन, द आउटपुट टू बी प्रोड्यूस आफ्टर प्रोसेसिंग। अब दूसरी बात, अगर ये लॉन्ग में आए तो जाहिर सी बात है आपको ये सारा आगे एक्सप्लेन करना है कि इनपुट क्या है, प्रोसेसिंग क्या है, डिसीजन क्या है, आउटपुट क्या है, तो ये सारा आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। कब, जब ये लॉन्ग में आएगा। अगर शॉर्ट में आता है तो उसका सिंपल यहाँ से लेके यहाँ तक आंसर है, प्रोसेसिंग तक। ठीक है, मतलब आपने सिंपल सिर्फ बता देंगे स्टेप्स क्या हैं। सबसे पहले इनपुट, फिर प्रोसेसिंग एंड देन डिसीजन एंड देन आउटपुट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे आ जाता है ड्रॉ डेवलप अ फ्लो चार्ट टू फाइंड सम प्रोडक्ट एंड एवरेज ऑफ 5 नंबर्स। अब बात आ गई है फ्लो चार्ट पे अगेन, कि अब आपने फ्लो चार्ट बनाना है जिसमें हमने वही सेम क्वेश्चन जो हमने ऊपर एल्गोरिथम के फॉर्म में किया है उसी को कन्वर्ट करा है वो फ्लो चार्ट की फॉर्म में। अगेन वही हमने ऑलरेडी हम इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं, आप वीडियोस देख सकते हैं, यहाँ पे आपको उसका आंसर भी मिल जाएगा। आगे ड्रॉ डेवलप अ फ्लो चार्ट टू फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ 3 अनइक्वल नंबर का आप फ्लो चार्ट बनाना है, तो वो भी आप देख सकते हैं, इस तरह से बनेगा। ठीक हो गया। आगे आ जाते हैं ड्रॉ डेवलप अ फ्लो चार्ट टू फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट गिवन मास एंड द फोर्स अप्लाइड, ये भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये भी आगे आपका फ्लो चार्ट आ गया। ठीक हो गया। entertaining word, thank you so much to come live with us. Okay, you're most welcome, ये सब आप लोगों के लिए ही है ताकि आप लोगों को अच्छे से जो है ना हर चीज़ की समझ आ जाए। कोई चीज़ समझ नहीं आती आप ज़रूर पूछें। ड्रॉ डेवलप अ फ्लो चार्ट टू इनपुट द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ अ क्यूब एंड प्रिंट इट्स वॉल्यूम। ठीक है, इसका भी आपको ये फ्लो चार्ट मिल गया। ठीक है, देन हमारे पास आ जाता है ड्रॉ डेवलप अ फ्लो चार्ट टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल व्हेन द लेंथ्स ऑफ द हाइट एंड बेस आर गिवन, इसका आ जाता है ये। जी थैंक यू सो मच, एंटरटेनिंग वर्ड। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश किया करेंगे एटलीस्ट वीक में या फिर मंथ में एक लाइव स्ट्रीम ज़रूर किया करें जिसमें आपके क्वेश्चन सारे जो हैं हम लोग क्लियर किया करें। ठीक हो गया। आगे अगेन वही आ जाता है रीड मार्क्स एंड प्रिंट लेटर ग्रेड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग स्कीम। इसके फिर आगे आपने आंसर ये आपको मिल जाएगा।
तो आई होप सो यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। बाकी मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चंस के आंसर जो है मैं एंड पे दूंगी, ठीक है। अभी आप जो है लेक्चर्स पे फोकस करें, ठीक है। जल्दी से मैं आपको बता दूं, फिर हम आपके क्वेश्चन पे भी आते हैं, ठीक है। ड्रॉ डेवलप अ फ्लो चार्ट टू फाइंड इंटरेस्ट ऑन अ गिवन अमाउंट इन पीरियड ऑफ लोन इन ईयर्स, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया ये नहीं आएगा एग्जाम में, पहले बता दूं नहीं आएगा ठीक है। तो लेकिन अगेन हमें छोड़ना नहीं है, हम एक बार इसको भी देख लेंगे, ठीक है। बिल्कुल ईजी सा है, वैसे मुश्किल नहीं है, ठीक है। आगे आ जाता है ड्रॉ डेवलप फ्लो चार्ट टू फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ अ गिवन नंबर इन दिस फ्लो चार्ट द वैल्यू p प्रेजेंट n रेज टू द पावर ऑफ e। तो ये एक्सपोनेंट्स वाले हैं, ये भी ये आ सकता है, ठीक है। इसको आप ना छोड़ें तो बेहतर है, ये आ सकता है, ठीक है। ये हम लोगों ने डिस्कस किया था अपने लेक्चर में, ठीक है। तो वहां से आप इसको डिटेल में देख सकते हैं। यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। आगे आ जाता है ड्रॉ डेवलप अ फ्लो चार्ट फाइंड प्रिंट ओड नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, ये भी हमने ऊपर डिस्कस किया। अब इसको फ्लो चार्ट में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो ये भी आपको आना चाहिए, ठीक हो गया। ड्रॉ डेवलप अ फ्लो चार्ट टू प्रिंट द गिवन सीक्वेंस ऑफ नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर 27 से 6, ये ऑर्डर दिया हुआ होगा और आपने इसका फ्लो चार्ट बनाना है। अब हमेशा एक चीज याद रखें, जब फ्लो चार्ट बनाना होता है ना, तो फ्लो चार्ट से पहले आप अपने पास रेंडम, ठीक है, एक एल्गोरिथम बना लिया करें। जब आपके पास एल्गोरिथम बना हुआ होगा ना, तो फिर आप फ्लो चार्ट बनाना आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। एक रफली कोई पेपर ले लें, रफली कोई साइड अपने ही पेपर पे रफ साइड बना लें, ठीक है। उसके ऊपर आपने पहले एल्गोरिथम लिख देना है, आपको पता है एल्गोरिथम कैसे लिखते हैं, ठीक है। पहले एल्गोरिथम लिख लें, ठीक है। उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली अपना फ्लो चार्ट बनाएं। और आपको पता होना चाहिए कि हम स्टार्ट के लिए ओवल शेप यूज करते हैं, जो हम लोगों ने इनपुट देनी होती है उसके लिए रेक्टेंगल्स यूज करते हैं, आउटपुट के लिए क्या यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें आपको पहले पता होनी चाहिए, ठीक है। और ये हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं, आप वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। आगे जाता है ड्रॉ डेवलप अ फ्लो चार्ट टू फाइंड द नंबर ऑफ इवन नंबर्स अप टू 100, ये भी हमने डिस्कस किया था। ये इसका फ्लो चार्ट मिल जाएगा आपको, ठीक हो गया। डेवलप अ फ्लो चार्ट टू प्रिंट अ मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ अ गिवन नंबर, फ्लो चार्ट मिल गया। अब फ्लो चार्ट अक्सर लोग पूछते हैं कि फ्लो चार्ट जो है हम लोग क्यों यूज करते हैं, मतलब फ्लो चार्ट तो हमारी प्रोग्रामिंग में कहीं यूज नहीं होता। तो बेसिकली मैं आपको पहले बता दूं कि ये पहले भी मैंने बताई थी बात। तो बेसिकली फ्लो चार्ट हम क्यों यूज करते हैं, फ्लो चार्ट हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि फ्लो चार्ट सिर्फ जो होता है वो आपके यूजर के, जो भी यूजर है या प्रोग्रामर है जो प्रोग्राम बना रहा है उसके अपने लिए होता है, ठीक है। ये किसी और के लिए नहीं होता, किसी ने नहीं देखना होता, ये सिर्फ आपके अपने लिए होता है, ना ये प्रोग्रामिंग में यूज होता है, प्रोग्रामिंग का पार्ट नहीं है, ठीक है। अभी भी जो हम प्रोग्रामिंग वगैरह पढ़ के आए हैं पिछले चैप्टर 4 चैप्टर 5 में, तो हमने देखा होगा हमने कहीं पे भी इस तरह की चीजें यूज नहीं की। हमने कोडिंग्स की हैं नॉर्मल, हमने फ्लो चार्ट तो कहीं यूज नहीं किया। तो फ्लो चार्ट हमेशा यूजर के अपने लिए होता है, डेवलपर के बेसिकली अपने लिए होता है, कि वो अपनी ईज के लिए, अपने इजी मतलब अपने आप को इजी करने के लिए वो पहले फ्लो चार्ट बनाता है, फ्लो चार्ट को वो अपनी प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट करता है, ठीक हो गया। आगे आ जाता है डेवलप अ फ्लो चार्ट टू कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, ये भी हो गया, ठीक है, देख लेना आपने। देन आगे ये क्वेश्चन है, ये देख लेना है। देन आगे इसके की पॉइंट्स हैं, तो ये भी आपने पढ़ लेने हैं। तो बेसिकली आपको इतनी समझ आ गई होगी कि इस फर्स्ट चैप्टर में पूरा हमने क्या डिस्कस किया है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर में सिर्फ प्रॉब्लम्स ही आपकी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। डेफिनेशंस इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। हाँ, अब एसएलओ बेस्ड की अगर मैं बात करूँ तो उसमें आपको एक क्वेश्चन आ सकता है। उसमें ये क्वेश्चन आ सकता है कि डिफाइन द फ्लो चार्ट विद सम एग्जांपल ऑफ एल्गोरिथम, ठीक है। एल्गोरिथम की एग्जांपल से फ्लो चार्ट को डिफाइन करें। सबसे पहले आपको फ्लो चार्ट की डेफिनेशन आनी चाहिए, जैसे कि ये लिखी हुई है, फ्लो चार्ट इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम। सबसे पहले आपने ये दे देनी है, ठीक है। फिर थोड़ा सा एल्गोरिथम, क्योंकि लॉन्ग में अगर आता है तो तब, ठीक है, फ्लो चार्ट बता दें, फिर एल्गोरिथम का थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, एल्गोरिथम क्या है, स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को कहते हैं, ये सब आपने लिख देना है। उसके बाद एक कोई भी एग्जांपल जो आपको सही से आती है, ठीक है, जैसे हमने सम प्रोडक्ट निकाले, एवरेज निकाले, उनमें से कोई सी भी आपको आती है तो आपने उसको दे देना है इसमें, ठीक है, उसको ऐड कर देना आपने इसमें, ठीक है। आई होप सो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ। सॉरी, ओके, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 के नोट्स पे चलते हैं। चैप्टर नंबर 2 के नोट्स हैं जी ये वाले, प्रोग्रामिंग इन सी है, ठीक है, इसकी बात करते हैं अब।
ओके अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये आपने समझने शॉर्ट में बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले क्या है, डिफाइन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इज अ प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम इन कंप्यूटर लैंग्वेज टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो ये सारा आपने कर लेना है, ठीक है, ये सारा आपको आना चाहिए। अब याद रखेंगे कभी भी, क्योंकि आपका ऐसा लो बेस्ड है, ठीक है, तो रोट लर्निंग नहीं है यहाँ पे, रट्टा नहीं मारना, ठीक है, रट्टे नहीं मारने के यहाँ से यहाँ तक हमने बस याद कर लिया, यही लिख के आना है, नो, इसको समझो, ठीक है, जब आपको समझ आ जाए तो आप अपनी वर्डिंग में जो आपको समझ आया आप बस उसकी इंग्लिश करो, ठीक है, पहले इसको उर्दू में समझो, उर्दू में जो समझ आता है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो अपने माइंड में, या फिर कहीं पे भी आप ट्रांसलेटर से कर लो, या फिर जैसे भी आपको इजी लगता है, ठीक है, उसको ट्रांसलेट करो, मतलब जो समझ आई है ना उसको लिखो, ठीक है, रोट लर्निंग ना करो, कॉपी पेस्ट ना करो, ठीक है, और ये जो चिट्स वगैरह बनाने वाले काम होते हैं ना, ये किसी ने नहीं करने, ठीक है। आगे आ जाते हैं, डिफाइन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक्सप्लेन हाउ लो लेवल एंड हाई लेवल लैंग्वेज, एक्सप्लेन द लो लेवल एंड हाई लेवल लैंग्वेज। तो इनको एक्सप्लेन करना ही आपको आना चाहिए सबसे पहले। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अगेन यहाँ पे जो इतनी लंबी डेफिनेशन लिखी हुई है, इसको 2 वर्ड्स में आप अपनी डेफिनेशन बना के लिख सकते हो, ठीक है, तो मतलब छोटा करें, ठीक है, बिल्कुल छोटा लें, इतना लंबा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं होती है, और रट्टे नहीं मारने, कॉपी पेस्ट नहीं करना बिल्कुल भी, जो समझ आया उसी को आगे आपने समझाना है। यहाँ तक हो गया। आगे आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। की क्लासिफिकेशन क्या है, 2 कैटेगरीज हैं, लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। पहले लो लेवल लैंग्वेज को लो, उसको एक्सप्लेन कर दो, उसमें कौन कौन सी टाइप्स आ जाती हैं, मशीन लैंग्वेज आती है, असेंबली लैंग्वेज आती है, वो एक्सप्लेन कर दी। देन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ असेंबली लैंग्वेज आ जाती है, वो भी असेंबली लेवल लैंग्वेज भी अब ये कोई अलग नहीं है, ये लो लेवल लैंग्वेज ही है, असेंबली लैंग्वेज भी लो लेवल लैंग्वेज होती है, इसलिए उसने उसी में डाल दिया, ठीक हो गया। ये आ जाएगा। फिर हाई लेवल लैंग्वेज आ जाती है, हाई लेवल लैंग्वेज की क्या आगे क्लासिफिकेशंस है वो आपने लिख लेनी है, ठीक हो गया, एडवांटेजेस क्या हैं ये लिख लेने हैं, तो ये सारी जो है इसकी आ जाती है, ठीक है। आई होप सो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। एंड अगेन ये सारा कुछ नहीं डालना, जो आपको समझ आती है, या आपको अगर यहाँ पे इजी नहीं लगता गूगल से सर्च करो, वहां से इजी इजी डेफिनेशंस लो, वो लिख लो, ठीक है। तो इस तरह जो है ना सर्च किया करें, जितना ज्यादा आप रिसर्च करेंगे ना चीजों को और सर्च करेंगे, तो आपको जो है हर चीज इजी लगेगी, हेल्पफुल होगी। आगे आ जाता है व्हाट इज प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट। प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट क्या होता है, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ठीक है, ये आ सकता है, लेकिन ये लॉन्ग में नहीं आएगा, शॉर्ट में आएगा, तो आपने जो है इतना लंबा नहीं करना, इसको जो है समराइज करो, छोटा करो, एक पैराग्राफ में इसको खत्म करो, क्योंकि आपका मेरे ख्याल से 3 और 4 मार्क्स का जो है क्वेश्चन होता है शॉर्ट सिर्फ, तो उसमें आपने इतना लंबा नहीं लिखना, छोटा रखना है, ठीक है। डिस्क्राइब द डिफरेंट इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट मॉड्यूल्स ऑफ सी लैंग्वेज, ठीक है, उसके कौन कौन से मॉड्यूल्स होते हैं, एडिटर, कंपाइलर, लिंकर, ये आपने सब कुछ पढ़ा होगा तो ये आपको आने चाहिए। ये लॉन्ग में आ सकता है, या अगर शॉर्ट में आए तो इनमें से कोई से 2 आ जाएंगे। ये आता होता है हमेशा, क्वेश्चन हमेशा जो आता होता है ना वो क्या है, डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। बहुत 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 जो है कॉमन क्वेश्चन है, और हर कोई मतलब ये तो डालता ही डालता है क्वेश्चन, तो ये आपने लाजम देखना है कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर का क्या डिफरेंस है। मैं उर्दू में एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। कंपाइलर का काम होता है कि वो पूरे का पूरा जितना भी आपका डाटा होता है ना, फॉर एग्जांपल पूरा एक पैराग्राफ है, पूरे के पैराग्राफ को वो कन्वर्ट कर देता है हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, जबकि इंटरप्रेटर बाय लाइन करता है, हाई लेवल टू लो लेवल लैंग्वेज कन्वर्ट करता है एक एक लाइन को पर लाइन, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है, आपने एक बार गूगल से देख लें, अपनी बुक में आपका लिखा होता है तो वहां पे भी आपने प्रॉपर डेफिनेशन ले लेनी है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा सर्च करना है आपने। यहाँ पे थोड़ा लंबा एक्सप्लेन किया हुआ है, हो सकता है आपको सिंपल क्वेश्चन व्हाट इज कंपाइलर, तो उसमें आपने इतना लिखना है, मतलब उसको प्रॉपर एक्सप्लेन करना है कि उसमें ओपन प्रोग्राम होता है, उसमें सोर्स प्रोग्राम होता है, इस तरह का पूरा आपने बना देना है और आपको इसके नंबर मिल जाएंगे। लिंकर क्या होता है, लोडर क्या होता है, डिबगर क्या होता है, इतना नहीं पूछे जाते, लेकिन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। समझो, सिर्फ समझो और पेपर देकर आओ, सिर्फ चीजों को समझो कि लिंकर क्या है, लिंकर का काम क्या है, लोडर का काम क्या है, डिबगर का काम क्या है। जब आपको समझ आ जाएगी ना, तो फिर आप खुद ही जो है ना, आप अपना पेपर खुद से दोगे। इसमें फिर ना आपको चीटिंग की जरूरत पड़ती है, ना आपको ये सोचने की जरूरत पड़ती है कि बुक में क्या लिखा था या कुछ ऐसा। माइंड में रखो, याद करो, माइंड में रखो। लिस्ट है यूजेस ऑफ सी लैंग्वेज के यूजेस क्या है, ये आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, तो किस लिए यूज होती है, तो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स बनाने के लिए एंड ऑल, तो वो आपने लिख लेना है।
एक्सप्लेन सी लैंग्वेज करेक्टर सेट, उसके करेक्टर सेट क्या होते हैं, कैपिटल होते हैं, स्मॉल होते हैं। ये स्मॉल यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, कैपिटल ए है, यहाँ पे आपने छोटा ए लिखना है, ठीक है, ए टू जेड, छोटा ए टू जेड लिखना है आपने, ठीक है। स्मॉल लेटर्स इन सी प्रोग्रामिंग, स्मॉल लेटर एंड कैप्स लेटर आर डिस्टिंक्ट, क्योंकि स्मॉल लेटर और कैप्स लेटर का क्या मतलब है कि छोटे और बड़े जो लेटर होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। मतलब जैसे मैंने आपको पहले बताया था, कैपिटल ए और स्मॉल ए दोनों का कोड अलग होगा। कैपिटल ए का कोड 0101 कुछ इस तरह होगा, स्मॉल ए का कोड हो सकता है 01110 कुछ इस तरह, मतलब कि एग्जांपल दे रही हूँ कि अलग कोड होते हैं। तो ये उसका टेबल है। तो इतना बड़ा टेबल आपको बनाने को बिल्कुल भी नहीं आएगा। आपने कोई से भी इनमें से 5 याद कर लेने हैं, 4 याद कर लेने, तो वो आपने लिख देने, अगर ये क्वेश्चन आ गया तो। वैसे क्वेश्चन नहीं आएगा, वो एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि फॉर एग्जांपल आपको ये सिंबल दे दिया जाएगा, प्लस का साइन दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि क्या प्लस साइन है। वैसे इतना इजी नहीं आएगा, थोड़े आपको जो है यहाँ पे इसका पूछा जा सकता है एंड साइन का, जिसको एम्परसेंड कहते हैं। ये आपको आने चाहिए, टेबल आपने पढ़ के जानना है। आगे आ जाता है हेडर फाइल्स क्या होती हैं, पता होना चाहिए आपको हेडर फाइल्स क्या होती हैं। राइट द यूजेस ऑफ हेडर फाइल्स, उनके यूजेस क्या होते हैं ये आ सकते हैं, अच्छे से पढ़ लेने हैं, ठीक है। यूजेस भी अब जितने हैं 3 हैं, ठीक है, इनको आपने छोटा करो, जो समझ आती है वो लिखो। आगे व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम, ये आपने लिख लेना है, ये सारा यहाँ से लेके यहाँ तक। फिर उसने पूरा एक जो है स्ट्रक्चर बना दिया पहले, उसके बाद उसने जो है आई लव पाकिस्तान का एक प्रोग्राम बता दिया, ठीक है। तो आपने ये भी कर लेना है। देन हमारे पास आ जाती है एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ कमेंट्स इन सी लैंग्वेज, कौन सी टाइप से कमेंट होते हैं, 2 होते हैं, सिंगल लाइन एंड मल्टीपल लाइन, वो एक्सप्लेन कर देने हमने ऑलरेडी, आई गेस हाँ हमने ऑलरेडी पढ़े हैं ये अपने लेक्चर्स में। एक्सप्लेन द डिफरेंट डाटा टाइप्स यूज्ड इन सी लैंग्वेज, डाटा टाइप्स कौन कौन सी होती हैं ये आपने पढ़ लेनी है, ठीक है। इतने लंबे लंबे नहीं आंसर करने, छोटे लिखने हैं, ठीक है। ये हो जाता है। देन हमारे पास हम एग्जांपल्स आ जाती हैं, ये आपने लिख लेनी है। ये आ जाता है हमारे पास टेबल बनाना नहीं है, टेबल नहीं बनाना, नॉर्मल आपने लिखना है कि लॉन्ग इंटीजर कौन से होते हैं, यहाँ पे इंटीजर आता है सिर्फ, नॉर्मल इंटीजर कौन से होते हैं, तो ये सारा कुछ आपने लिख लेना। वैसे ये क्वेश्चन इतना नहीं आता, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पता होनी चाहिए। टेबल इंपॉर्टेंट है, टेबल इंपॉर्टेंट है, आपसे ये एमसीक्यूज में आते होते हैं कि ये रेंज है, ये किसकी रेंज है, फ्लोट की रेंज है, डबल फ्लोट की रेंज है, या लॉन्ग डबल फ्लोट की रेंज है। तो इनमें से आपको एक जो है वो बबल फिल करना होता है, बबल्स जो हैं वो आपको फिल करने होते हैं इसमें, ठीक हो गया। डिफाइन कांस्टेंट क्वालिफायर, ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए ये क्या होते हैं, आपने इनको पढ़ लेना है, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना नहीं आता, रेयरली आता है, लेकिन आ सकता है, तो आपने एक बार इसको देख लेना है। देन हमारे पास आ जाता है एक्सप्लेन द मेन फंक्शन, ये आ सकता है, इंपॉर्टेंट है ये। मेन फंक्शन क्या होता है उसको आपने एक्सप्लेन कर देना है। फिर बॉडी द बॉडी ऑफ मेन फंक्शन, उसकी बॉडी में क्या आता है वो आपने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना, इतना लंबा नहीं जाना, एक्सप्लेन कर देना। बेटर अगर लॉन्ग में आता है तो एक प्रोग्राम कोई भी करके दिखा दो कि इसमें हमने यूज किए हैं मेन फंक्शन, ठीक है, इस तरह से दिखा दो। डिफरेंशिएट बिटवीन ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल्स, ये आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ये इस तरह से आ सकते हैं। अब दूसरी बात, अब इन्होंने कैसे दिया हुआ, इन्होंने प्रॉपर पैराग्राफ्स में दिया हुआ है। आप क्या करो, आप डिफरेंस, जब भी डिफरेंस का क्वेश्चन आता है ना, उसमें हमेशा आपने टेबल बनाना है, एक टेबल बनाओ, ठीक है, और उसमें जो है डिफाइन करो। जैसे कि मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, ठीक है, मतलब आप बस टेबल बनाओ, ठीक है। जैसे मैंने एक साइड पे ले लिया ग्लोबल, दूसरे पे ले लिया लोकल वेरिएबल, ठीक है। एक साइड लाइन लगाओ बीच में, और फिर उनकी डिफरेंसेस 1 बाय 1 बताओ कि ग्लोबल में ये होता है, लोकल में ये होता है, दूसरे में ये होता है। तो कोई से भी 3 या 4 पॉइंट्स आपने उसमें लिख देने हैं, मैक्सिमम 4 भी जाओ, ठीक है, मैक्सिमम 4 पॉइंट दो ही दो, ठीक है। उसके बाद ये की पॉइंट्स आ सकते हैं, आपने एक बार पढ़ लेने हैं। की पॉइंट्स जो है ना, हमेशा जब भी आपका पेपर स्टार्ट होने वाला है उससे पहले अगर आपके पास 10 to 15 मिनट जितना भी टाइम होता है ना, उसमें आपने सिर्फ और सिर्फ हर चैप्टर के की पॉइंट्स पढ़ने हैं, ठीक है, और कोई चीज ना पढ़ो, ठीक है। तो आई होप सो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, ये की पॉइंट्स हैं, ये की पॉइंट्स हैं, ठीक है। की पॉइंट्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट हमने जो चीजें थी ये डिस्कस की हैं, तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 3 की तरफ। चैप्टर नंबर 3 को देख लेते हैं जल्दी से। सो यस, चैप्टर नंबर 3 में आ जाता है डिफाइन इनपुट फंक्शन, इंपॉर्टेंट है बहुत, इसको कर लेना। आउटपुट फंक्शन इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज सिंगल करेक्टर, व्हाट इज सिंगल करेक्टर आउटपुट फंक्शन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि सिंगल करेक्टर्स कौन कौन से होते हैं ये आपको पता होने चाहिए, ठीक हो गया।
ठीक है। अब इधर जो है इसमें बहुत ज़्यादा इसने जो है मुश्किल एग्जांपल दी हुई है, जैसे कि पुट चार्ट दिया हुआ है, तो ये यूज़ नहीं करो। ठीक है, नॉर्मल नॉर्मल आपने एग्जांपल्स लेनी है, सिर्फ करेक्टर यूज़ करो, CHAR चार यूज़ करें। ठीक है, उसका एक प्रोग्राम एक्सप्लेन कर दें। ठीक है, फिर आ जाता है व्हाट इज डिस्प्लेइंग स्ट्रिंग आउटपुट फंक्शंस, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। डिस्प्लेइंग स्ट्रिंग आउटपुट फंक्शन कौन सा होता है, तो ये जो है आपने पढ़ लेना है। वैसे ये इतना नहीं आता, लेकिन आपको पता होना चाहिए, अगर आ गया तो आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। फिर उसने देखें हर चीज के साथ ना एक प्रोग्राम आपने लिखना है, अगर वो लॉन्ग में आता है, शॉर्ट में तो जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर लॉन्ग में आता है एक डेफिनेशन दें, सेंटेक्स बताएं, एक एग्जांपल जैसे यहाँ पे इसने दे दी है, एक प्रोग्राम बता दें। ठीक है, एक प्रोग्राम आपने करके दिखा देना। ठीक हो गया। आगे हमारे पास आ जाता है ये सारा उसने एक्सप्लेन। अब क्या होता है कि ना, जब आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ठीक है, आपको समझ नहीं आ रही कि अब मेरे पास प्रोग्राम आ गया लिखने को, तो मैं अब इसमें और क्या ऐड करूं, तो उसमें मेन एक जो ट्रिक है, जो मैं आपको एक ट्रिक दूं, एक टिप दूं आपको लॉन्ग क्वेश्चन करने की, उसकी ये है कि अगर आपको एक प्रोग्राम आ जाता है, राइट अ प्रोग्राम जिसमें आप करेक्टर का यूज करो या कुछ इस तरह करो, तो आपने प्रोग्राम लिख लिया, अब आपको लगता है यार प्रोग्राम तो बिल्कुल छोटा सा है, जबकि क्वेश्चन लॉन्ग है, तो क्या करो, प्रोग्राम के जो है ना, मतलब जो आगे आपके प्रोग्राम लिखा है, उस प्रोग्राम को आगे एक्सप्लेन कर दो, इसमें मैंने किया क्या। ठीक है, द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द प्रोग्राम डिक्लेयर्स द स्ट्रिंग वेरिएबल नेम एंड जो भी आपको समझ आ रही है ना कि मैंने इस प्रोग्राम में ये लिखा है, उसको आपने आगे नीचे पैराग्राफ्स में एक्सप्लेन कर देना है। आपका क्वेश्चन लंबा हो जाएगा और आपका जो है जो भी एग्जामिनर होता है उस पर इंप्रेशन भी अच्छा पड़ता है, तो वो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दे देगा। ठीक है, तो ये टिप आपने याद रखनी है। आगे आ जाता है एक्सप्लेन द डिस्प्लेइंग ऑफ टेक्स्ट वेरिएबल कांस्टेंट एंड एक्सप्रेशन यूजिंग प्रिंट एफ फंक्शन इन सी लैंग्वेज। ये आपने देख लेने हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। डिस्प्लेइंग टेक्स्ट वेरिएबल कांस्टेंट एक्सप्रेशंस किस तरह से डिस्प्ले करते हैं, ये सारी चीजें आ जाती हैं। टेक्स्ट प्रिंट एफ फंक्शन आ जाता है, उसमें हम लोग किस तरह से यूज करते हैं, उसके जो है आगे सिंटेक्स बता दिया, उसको वन बाय वन एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, दोनों चीजों को पहले उसने कंट्रोल स्ट्रिंग को एक्सप्लेन किया, फिर लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स को एक्सप्लेन कर दिया। ये आ गया। आगे ब्रीफली एक्सप्लेन द स्कैनफ फंक्शन विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्राम आपने इसमें डालना है। पहले स्कैनफ को एक्सप्लेन किया विद द डेफिनेशन, उसके बाद सिंटेक्स को एक्सप्लेन किया, सिंटेक्स में जो पार्ट्स हैं जैसे कि कंट्रोल स्ट्रिंग उसको एक्सप्लेन कर दिया, देन लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स उसको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक हो गया। आगे फिर स्कैनफ डाल दिया। ठीक है, स्कैनफ की उसने इस तरह से एग्जांपल दे दिया, ये ना भी दें, ये बेशक ना दे, इसको छोड़ दें। ठीक है, नॉर्मल सिर्फ हमने जो लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स थी यहाँ तक एक्सप्लेन कर दिया, एक एग्जांपल, यहाँ एग्जांपल भी ना दें, यहाँ तक दें, उसके बाद आगे प्रोग्राम दे दें यहाँ तक। ठीक है, मतलब कि ये पार्ट जो है ना, फॉर एग्जाम्पल से लेके यहाँ सम तक, यहाँ डाटा तक पार्ट, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको छोड़ दें क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद बस आपने प्रोग्राम डाल देना आगे। ठीक है, और अगर लॉन्ग में आता है तो प्रोग्राम को आगे एक्सप्लेन कर दें, अगर शॉर्ट में है तो नॉर्मल प्रोग्राम तक काफी है। ठीक हो गया। आगे आ जाते हैं। आगे हमारे पास जो है वही उसने यहाँ पे प्रोग्राम को एक्सप्लेन कर दिया कि अब प्रोग्राम में मैंने एक स्टेटमेंट ली, इंट ए बी सी जिसमें मैंने डिक्लेयर किए, तो वो सारा कुछ आगे एक्सप्लेन उसने कर दिया और आउटपुट भी साथ डाल दिए। तो इट्स बेटर कि आप भी आउटपुट दे दें। ठीक है, इस तरह से आउटपुट ले लेनी, कोई भी से नंबर ले लेना, जैसे एंटर द फर्स्ट नंबर, कोई भी नंबर आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, एंटर द सेकंड नंबर, कोई भी नंबर लिख सकते हैं, द सम इज दिस। ठीक है, डिस्क्राइब द गेट चार्ट फंक्शन, ये आता होता है, इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए, ये आपने पढ़ लेना है। उसका प्रोग्राम बता दिया है, वो आपने कर लेना है, आउटपुट देख लेनी है। व्हाट इज द स्टेटमेंट टर्मिनेटर इन सी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसके यूजेस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट टर्मिनेटर किसको कहते हैं, जो सेमी कॉलन हम डालते हैं हर चीज के एंड पे, तो सेमीकोलन को कहते हैं। उसमें ये होता है, ये सारा कुछ उसने एक पैराग्राफ में एक्सप्लेन कर दिया, यही आपने कर देना। व्हाट आर द ऑपरेटर्स ऑफ सी लैंग्वेज, इसके ऑपरेटर्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स हमने कौन कौन से पढ़े हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, रिलेशन, ये सारा कुछ आपका आता होता है, इंपॉर्टेंट है। ये आएगा और ये आएगा लॉन्ग में। ठीक है, तो लॉन्ग में आ सकते, तो आपने इसको भी देख लेना है। ये तो अभी उसने शॉर्ट आंसर दिया हुआ है, लेकिन जब लॉन्ग में आएगा आपने यहाँ से सारा लिखना है और आगे इनको एक्सप्लेन करना है। अगर लॉन्ग में आता है, अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होता है उसको एक्सप्लेन कर दो विद एग्जांपल, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है विद एग्जांपल एक्सप्लेन कर दो, ये सारा आप बुक से देख सकते हैं। डिफाइन अरिथमेटिक ऑपरेटर एंड इट्स टाइप्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होता है उसकी टाइप्स को भी एक्सप्लेन करो, तो ये चीज जो है ये भी लॉन्ग में आ सकती है। उसकी टाइप्स क्या हैं, ये टाइप्स हैं। अब उसने आंसर आगे देखें, लॉन्ग में आएगा तो फिर आपने आगे प्रोग्राम भी बना के बताना है कि इस प्रोग्राम में मैंने ये यूज किया, ये यूज किया, तो ये सारा आपने
बताना होता है। ठीक है, आई होप सो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे आता है एक्सप्लेन द यूज ऑफ इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर इन सी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, ये आ जाता है। ठीक हो गया। आगे आता है डिफरेंशिएट बिटवीन असाइनमेंट ऑपरेटर एंड इक्वल टू ऑपरेटर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये छोड़ना नहीं है किसी ने भी, ये लाजम करना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आता होता है कि असाइनमेंट ऑपरेटर और इक्वल टू ऑपरेटर के बिटवीन क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो असाइनमेंट ऑपरेटर में सिंगल इक्वल आता है, इक्वल टू के लिए हम डबल इक्वल लगाते हैं प्रोग्रामिंग में। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने पढ़ लेनी है। आगे आ जाता है डिफरेंशिएट बिटवीन यूनिटरी एंड बाइनरी ऑपरेटर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आ सकता है तो आपने छोड़ना नहीं है, ये भी करना है। ठीक है, डिफाइन एंड एक्सप्लेन द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर, ये सारा आपने डिस्कस करना है लाजम। ठीक है, तो ये छोड़ना नहीं है, आपको आने चाहिए क्या प्रेसिडेंट, क्या ऑर्डर है। ठीक है, सबसे पहले इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आता है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन रिमाइंडर फिर आता है, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन, फिर बाकी सारा कुछ आता है। ये सब आपको आना चाहिए, ये सारा इसने बुक से कॉपी पेस्ट किया हुआ, जबकि आपने ऐसा नहीं करना, आपने नॉर्मल अगर ये भी बना देंगे तो आपको इसके मार्क्स मिल जाते होते हैं। आगे जाता है वाई इंटीग्रल फॉर्मेट स्पेसिफायर इज यूज, क्यों यूज होता है, उसके यूजेस आपने आगे बता देने हैं। ठीक है, विद द प्रोग्राम। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल उसने लिखा हुआ है, तो एग्जांपल मीन कि आपने आगे प्रोग्राम बताना है, तो प्रोग्राम के साथ आपने इसको एक्सप्लेन कर दिया, आउटपुट भी दे दी। आगे जाता है वाई फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट स्पेसिफायर इज यूज, क्यों यूज होता है फॉर फ्लोटिंग फॉर्मेट जो है स्पेसिफाई, ये क्यों यूज होता है, वो आपने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया, फिर उसका प्रोग्राम बता दिया। उसके बाद आ जाता है वाई करेक्टर फॉर्मेट स्पेसिफायर इज यूज, क्यों यूज होता है, ये आपने देख लेना है क्यों यूज होता है, उसको एग्जाम्पल के साथ आपने एक्सप्लेन कर दिया। देन आगे की पॉइंट्स एंड एंड। ठीक है, की पॉइंट्स आपने लाजम पढ़ के जाने होते हैं, तो ये आपने देख लेना है। ठीक हो गया, अब नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट चैप्टर है इनपुट एंड आउटपुट हैंडलिंग। ठीक है, अब थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग देखते हैं ताकि वीडियो जो है हमारी लंबी ना हो जाए, बाकी आपके क्वेश्चंस भी हमने भी देखने हैं। ठीक है, ओके, तो थर्ड चैप्टर आई गेस हो गया। ओके वेट, चैप्टर नंबर 4 आ जाता है। ठीक है, कंडीशनर कंट्रोल स्ट्रक्चर। ठीक है, इस चैप्टर पे आ जाते हैं। ओके, तो फर्स्ट इसका क्या है, डिफाइन अ कंट्रोल स्टेटमेंट। कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होती है, इंपॉर्टेंट है, ये आपने कर लेना है। डिफाइन अ कंडीशनल स्टेटमेंट, कंडीशनल कंट्रोल में क्या डिफरेंस होता है, ये आपको आना चाहिए, वो लिख लेनी है। फिर व्हाट इज द पर्पस एंड स्ट्रक्चर ऑफ इफ स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट का क्या स्ट्रक्चर है, पर्पस है, ये आपने देख लेना है पूरा। ठीक है, ये इसका पूरा पर्पस, और विद द हेल्प ऑफ उसने प्रोग्राम आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आपने इसी तरह से कर लेना है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है उसके बाद उसने प्रोग्राम एक्सप्लेन कर दिया, प्रोग्राम में टू भी एक्सप्लेन कर दिया, तो आपने कोई सा भी एक प्रोग्राम जो आपको इजी लगता है वो एक्सप्लेन कर देना। व्हाट इज द पर्पस एंड स्ट्रक्चर ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। ठीक है, कोई भी एक एग्जांपल ले लें, उसके साथ आपने स्ट्रक्चर एंड पर्पस इफ एल्स का एक्सप्लेन कर देना है। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आपने इसको वीडियोज में लाजम पढ़ लेना, अगर नहीं पढ़ा, अगर पढ़ लिया तो वेल एंड गुड। आगे देख लेते हैं यूज ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट इन विद एग्जांपल्स, उसने बता दिया, यहाँ पे एग्जांपल ले लिया, इंटर योर मार्क्स, मार्क्स की एग्जांपल ले लिया, उसमें उसने इफ एंड एल्स का यूज बता दिया। तो इसी तरह से आपने भी कोई भी एग्जांपल ले लेनी है और बता देना है। इसने दो प्रोग्राम्स बता दिए हैं, आपने कोई सा भी एक ले लेना है। What is the purpose of structure of if else if statement, if else if का क्या स्ट्रक्चर है, उसकी एग्जांपल दे देनी है, पहले एक्सप्लेन कर दिया विद सिंटेक्स के साथ एक्सप्लेन किया, और बाद में जो है उसका एक प्रोग्राम एक्सप्लेन कर दिया, ये पूरा प्रोग्राम आ जाता है। ठीक हो गया, ये दो प्रोग्राम उसने एक्सप्लेन किया, आपने कोई सा भी एक ले लेना है। 3 4 उसने बहुत सारे प्रोग्राम्स एक्सप्लेन किए हैं, तो इनमें से जोन सा भी आपको इजी लगे उनमें से आपने वो ले लेना है। व्हाट इज द एडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ स्विच स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट के एडवांटेज और लिमिटेशन क्या है वो आपको आने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपने देख लेना है। एक्सप्लेन द यूज ऑफ कंडीशनल ऑपरेटर इन प्रोग्राम, ये उसका आंसर है। ठीक है, प्रोग्राम में यूज करके बताना है प्रोग्राम, और उसमें उसने यूज करके बता दिया और उसको एक्सप्लेन कर दिया। मैंने आपको बताया लॉन्ग में आएगा तो आपने प्रोग्राम को आगे एक्सप्लेन कर देना अपनी वर्डिंग में, देन आउटपुट दे दी। देन इसके की पॉइंट्स आ जाते हैं, ये आपने पढ़ लेने। ठीक है, यहाँ तक एंड हो गया। आगे चलते हैं हम अपने चैप्टर नंबर 5 की तरफ।
चैप्टर नंबर 5 के नोट्स देख लेते हैं जल्दी से। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 5 है, लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर। इसमें क्या है, सबसे पहले हाईलाइट द फंक्शंस ऑफ लूप्स। लूप्स क्या होते हैं, उनके फंक्शंस क्या होते हैं, वो आपने एक्सप्लेन कर दिए। फिर आगे आपने टाइप्स ऑफ लूप्स बता देने हैं, फॉर, व्हाइल एंड डू व्हाइल लूप। व्हाट इज लूप, लूप कहते हैं किसको हैं, वो सारी चीजें आ जाएंगी। व्हाई प्रोग्रामर माइट वांट टू एग्जीक्यूट अ लूप, अब ये जो है ये SLO बेस्ड है। ठीक है, कि प्रोग्रामर क्यों यूज करते हैं लूप को कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए, तो ये उनकी उसने बता दिया कि वो इसलिए यूज करते हैं। द गिवन नंबर ऑफ टाइम्स until a given value exceeds another value until a particular character is entered, तो ये सारा कुछ आपने याद कर लेना। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 5 बाय यूजिंग फोर लूप। फोर लूप से आपने 1 to 5 नंबर को प्रिंट करके दिखाना है, तो ये उसका प्रोग्राम है। ये हमने ऑलरेडी पढ़े हैं, लेक्चर्स आप पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। ये आगे उसकी आउटपुट दे दी है, आगे उसको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, आगे जाता है, राइट अ प्रोग्राम टू रीड अ नंबर एंड प्रिंट इट्स टेबल बाय यूजिंग फोर लूप। फोर लूप से आपने एक रीड करना नंबर और फिर उसका टेबल प्रिंट करना है। ठीक है, पूरा टेबल प्रिंट होके आ जाए, तो वो कैसे आएगा, ये सारा ना लिखे, डायरेक्ट आप प्रोग्राम पे भी आ सकते हैं, डायरेक्ट प्रोग्राम करके दिखा दें। ये प्रोग्राम है, ये उसकी आउटपुट है, साथ उससे एक्सप्लेन कर दें, 1 लाइन या 2 लाइन में एक्सप्लेन कर दें कि हमने किया क्या है। ठीक है, 7 का टेबल इस तरह से प्रिंट होके आ जाएगा। ये कोई भी नंबर हो सकते हैं, सिर्फ 7 नहीं। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द सम ऑफ ओड नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अब उसका प्रोग्राम है विद फोर लूप हमने करना है, तो ये उसका प्रोग्राम है। 1 2 3 आपने ये देख लेना है। देन उसकी एक्सप्लेनेशन आगे दे दी है, वो आपने पढ़ लेनी है। देन आउटपुट ये आ गई। राइट अ प्रोग्राम टू रीड अ नंबर एंड प्रिंट इट्स फैक्टोरियल बाय यूजिंग फोर लूप। फोर लूप से आपने फैक्टोरियल रीड करना है नंबर और उसका फैक्टोरियल बनाना है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आप वीडियोस में उसको समझ सकते हैं अगर नहीं समझा गए, तो ये सारा हम पढ़ चुके हुए हैं। और साथ ही उसके आपने आउटपुट दे देनी है। आगे जाता है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द गिवन सीक्वेंस ऑफ अ नंबर्स ऑन अ सिंगल लाइन। सिंगल लाइन में इसकी सीक्वेंस आए, पहले उसने 14 फिर 7 10 13, आपने चेक करना है कि इसमें गैप कितने कितने का आ रहा है, तो इस तरह से आपने इसको कर लेना है। ठीक है, तो उसमें 3 3 का आप गैप चेक कर सकते हैं, आ रहा है कि 1 में 3 ऐड करो 4 आता है, 4 में 3 ऐड करो 7, 7 में 3 ऐड करो 10, 10 में 3 ऐड करो 13, तो इस तरह से 3 3 का गैप है, तो 3 3 के गैप के साथ आपने फोर लूप अपना यहाँ पे बना लेने। ठीक है, तो उसने +3 किया है, +3 करके, तो ये सारा कुछ जो है हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा प्रोग्राम डिफरेंट है और आपने ये समझ लेना। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द गिवन सीक्वेंस ऑफ नंबर्स ऑन अ सिंगल लाइन, ये सीक्वेंस है, इसको प्रिंट करवा के दिखाना है, ये आपका प्रोग्राम है। ठीक है, और ये आपकी सीक्वेंस है। ठीक है, देन आ जाता है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ टू नंबर्स बाय यूजिंग फॉर लूप। कर चुके हैं हम ऑलरेडी, आपने समझ लेना है, और ये उसका प्रोग्राम हुआ हुआ है, बुक में भी आपकी हुआ हुआ है, और आगे उसकी एक्सप्लेनेशन, आगे उसकी आउटपुट। ठीक है, तो इस तरह से आपने पैटर्न रखना है अपना पेपर में करते हुए। राइट अ प्रोग्राम टू कन्वर्ट किलोग्राम्स टू पाउंड यूजिंग व्हाइल लूप। ठीक है, तो ये आपने कर लेना है, ये प्रोग्राम आ जाएगा, उसकी आउटपुट आ जाएगी। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ASCII टेबल यूजिंग व्हाइल लूप। व्हाइल लूप का यूज करके आपने ये टेबल बनाना है, ये आपको हमने पढ़ाया था, अपनी मैंने आपको बताया था लेक्चर में, तो आपने पढ़ लेना ये किस तरह से हम बनाते होते हैं, ये टेबल है क्या ASCII। ठीक है, तो ये इसका प्रोग्राम है, ये इसकी आउटपुट है। ठीक है, ये आ जाता है। देन आगे की पॉइंट्स आपने लाजम देख लेने हैं, और यहाँ तक इसका भी एंड हो जाता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने छोड़ने नहीं है, ये लाजम आपने पेपर से पहले करने ही करने हैं। ठीक है, कंप्यूटर लॉजिक एंड गेट्स के चैप्टर पे आ जाते हैं। ठीक है, हमारा 6th सेकंड लास्ट चैप्टर है। ठीक है, एक्सप्लेन डाटा रिप्रेजेंटेशन इन कंप्यूटर। ये डाटा रिप्रेजेंटेशन इन कंप्यूटर में कैसे की जाती है, बहुत ही जो है लेंथी एक्सप्लेनेशन है, इसमें आपने पढ़ना है, इसको समझना है और अपनी वर्डिंग में इसको एक्सप्लेन कर देना, इंपॉर्टेंट है, छोड़ना नहीं है, इसको लाजम करना। ठीक है, तो इतना लंबा उसने एक्सप्लेन किया हुआ है। आगे से डिफाइन डिजिटल लॉजिक एंड लॉजिक गेट्स। ठीक है, फर्स्ट इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, सेकंड जो है ये इंपॉर्टेंट है कि डिजिटल एंड लॉजिक गेट में जो है इनको डिफाइन करना है आपने। पहले डिजिटल लॉजिक क्या होता है, लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, उसको आपने डिफाइन कर देना, इजी है ये। डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रुथ टेबल, ये इंपॉर्टेंट है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, अब इसमें बहुत सारी एक्सप्लेन हुई है, आपने कोई सी भी 5 कर लेनी है। आगे जैसे डिस्क्राइब एंड गेट, ड्रॉ द ट्रुथ टेबल फॉर एंड गेट। एंड गेट क्या है और उसका ट्रुथ टेबल जो है वो आपने आगे बता देना है। ठीक हो गया।
आगे एक्सप्लेनेशन उसने दे दी है, ये उसने अपना जो है एक बना लिया एंड गेट, साथ उसका ट्रुथ टेबल बता दिया। डिस्क्राइब और गेट, ड्रॉ द ट्रुथ टेबल फॉर और गेट, और गेट का टेबल क्या है वो उस तरह से आपने बता देना है। और गेट क्या है उसकी एक्सप्लेनेशन दे दी, उसको इस तरह से सिंबल ड्रॉ कर दिया, साथ में उसका छोटा सा ट्रुथ टेबल ड्रॉ कर दिया और नीचे उसका बड़ा सा कोई भी एग्जांपल का ट्रुथ टेबल ड्रॉ कर देना है। डिस्क्राइब नॉट गेट, इसी तरह से नॉट गेट है उसका ट्रुथ टेबल ड्रॉ करना है, ये हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं, ब्रीफली डिस्क्राइब एक्सक्लूसिव और गेट, एक्स और ऑल्सो ड्रॉ ट्रुथ टेबल फॉर इट। ठीक है, इसका जो है आपने ट्रुथ टेबल बनाना है। ठीक है, ये जो एक्स और इसने लिखा है बेसिकली ये नॉर गेट है, NOR। ठीक है, एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि जैसे हम बोल रहे थे नॉट और का कॉम्बिनेशन, तो वो ही है, द कॉम्बिनेशन ऑफ एंड नॉट गेट्स इज कॉल्ड एक्सक्लूसिव और गेट। ठीक है, तो ये आपने बता देना है, कोई भी एग्जांपल ले लेनी है जो आपको आनी चाहिए। ये नहीं आता होता इतना क्वेश्चन, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन आपने देख लेना है। आगे ब्रीफली डिस्क्राइब एक्सक्लूशन ऑफ माइनस नॉर गेट, ये सब कुछ आ जाता है, इसको भी आपने देख लेना है। ये भी इतना नहीं आता होता, सिंपल आपको आएगा कि आपको कोई ना कोई जो है बुलियन एक्सप्रेशन दी जाएगी, उसका आपने जो टेबल बना के दिखाना होता है, तो ये आता होता है क्वेश्चन। आगे आ जाता है, एक्सप्लेन हाउ एक्सक्लूसिव और गेट कैन बी क्रिएटेड यूजिंग एंड नॉट गेट, ये आ जाता है। ठीक है, आगे आ जाता है, एक्सप्लेन हाउ inclusive माइनस नॉर गेट एक्स एंड नॉर गेट कैन बी क्रिएट्स यूजिंग एंड नॉट गेट्स, किस तरह से क्रिएट किया जा सकता है, तो इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को देख लेना है आपने, कोई भी एग्जांपल आपने अपने माइंड में याद रख लेनी है कि ये तीनों के लिए या तीनों चीजें इसमें आ रही हैं। जैसे अभी f इक्वल टू एक्स वाई प्लस एक्स के ऊपर नॉट है, y के ऊपर नॉट है, तो इसमें तीनों चीजें आ रही हैं। नॉट गेट भी यूज हो रहा है, प्लस है तो उसका मतलब इसमें और गेट यूज हो रहा है, एंड गेट यूज हो रहा है, और साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये और गेट, मतलब तीनों गेट्स इसमें यूज हो रहे हैं। एक्सप्लेन द कन्वर्जन ऑफ बुलियन फंक्शन टू लॉजिक सर्किट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, ये इतना नहीं आता होता, ये पेपर में नहीं आता। एक्सप्लेन द कन्वर्जन ऑफ बुलियन फंक्शन f1 इक्वल टू एक्स वाई जेड के ऊपर नॉट है टू लॉजिक गेट, तो ये बुलियन एक्सप्रेशन दी हुई है, इसका आपने आगे इस तरह से बना के दिखाना है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये कर लेना। एक्सप्लेन द कन्वर्जन ऑफ बुलियन फंक्शन, ये आ जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए, ये आपने कर लेना। फिर हमारे पास आ जाता है, एक्सप्लेन द कन्वर्जन ऑफ बुलियन फंक्शन ये टू लॉजिक सर्किट, ये भी आना चाहिए आपको, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सारा कुछ आपने देख लेना है हमारे लेक्चर से। व्हाट इज कर्नौफ मैप, क्या है वो आपको पता होना चाहिए। एक्सप्लेन द सिंप्लीफिकेशन ऑफ टू वेरिएबल बुलियन फंक्शन यूजिंग कर्नौफ मैप, तो ये नहीं आता होता पेपर में, लेकिन इन केस अगर आ जाए तो इसलिए आपने देख लेना है एक बार। ठीक है, ये हो गया सिंप्लीफाई द बुलियन फंक्शन, ये यूजिंग के मैप से आपने बुलियन फंक्शन किस तरह से यूज करते हैं, ये सारा कुछ आपको आना चाहिए इस तरह से, तो ये आना चाहिए। ये पेपर में इस तरह नहीं आएगा कि पूरा करके दिखाएं, लिख के दिखाएं, नहीं, लेकिन आपको क्वेश्चन आ सकता है कि आप करके दिखाएं, के मैप बना के दिखाएं, तो इस तरह सिंप्लीफाई करनी है बुलियन फंक्शन ये यूजिंग द के मैप, इस तरह से। ये के मैप मैंने आपको सिखाया हुआ है, पूरा इस पे लेक्चर है, किस तरह से हम लोग करते होते हैं वो आपने देख लेना है, साथ उसको एक्सप्लेन कर दिया। सिंप्लीफाई द बुलियन फंक्शन ये यूजिंग के मैप, तो वो बता दिया उसको के मैप से किस तरह करेंगे। सिंप्लीफाई द बुलियन फंक्शन दिस यूजिंग के मैप, ये सारे आपने प्रैक्टिस करनी है, जितने भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं सारे आपने प्रैक्टिस करने हैं अभी। ठीक है, लेक्चर के बाद आप लाजम इसको प्रैक्टिस करें, ये कोर फंक्शन दे दिया, इसको के मैप से करें। हमने जो है अपनी बुक में सिर्फ 4 आएंगे, 4 हैं सिर्फ के मैप से रिलेटेड, तो उसके अलावा भी आ सकते हैं। ठीक है, तो आगे की पॉइंट्स आ जाते हैं, तो ये आपने देख लेने हैं। ठीक है, आगे लास्ट चैप्टर जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं अपना, हमारे उसके लेक्चर्स चल रहे हैं, वो आपने यहाँ से देख लेने हैं। ठीक हो गया, चैप्टर नंबर 7 वर्ल्ड वाइड वेब, जल्दी से देख लेते हैं। व्हाट इज वर्ल्ड वाइड वेब, ये आ सकता है, व्हाट इज वर्ल्ड वाइड वेब। अब आपको किस तरह से आएगा एग्जाम में आपको लॉन्ग में आ सकता है क्या, डिफाइन वर्ल्ड वाइड वेब, वेब पेज, ठीक है, और आगे जो है वेब ब्राउजर, तो कोई से भी 3 या 4 चीजें वो आपको इस तरह से लॉन्ग में दे सकता है, तो आपको सब कुछ आना चाहिए। वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है, हमने इतना अच्छा पढ़ा है कि आपको सब कुछ आना चाहिए। अब किसी को कुछ नहीं आता तो उसमें फिर मैं क्या करूं। ठीक है, तो आपने चीजें लाजम करनी है, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से कोशिश की है कि आपको समझ आ जाए। ठीक है, वेब पेज क्या होता है, वेब ब्राउजर क्या होता है, ये सब आना चाहिए आपको अब।
ठीक है, ये बना के नहीं बताना कुछ भी, बस लिखना है सिंपल। ठीक है, आगे आता है डिफाइन यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूआरएल क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नहीं छोड़ना किसी भी हाल में। ठीक है, फिर आगे उसके ये सारे वही हैं कंपोनेंट्स। इस तरह से आपने एग्जांपल ले लेनी है, बता देना है। ठीक है, आगे व्हाट इज होम पेज इन वेबसाइट, वेबसाइट में होम पेज क्या होता है ये आपने कर लेना है, वैसे ये एग्जाम में नहीं आता। ठीक है, डिस्क्राइब वेब होस्टिंग एंड हाउ डज इट वर्क, वेब होस्टिंग क्या होती है, काम कैसे करती है, शॉर्ट में आ सकता है, तो इतना बड़ा नहीं याद करना, शॉर्ट में आ सकता है। ठीक है, डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ पर्सनल वेबसाइट, पर्सनल वेबसाइट क्या होती है, उनके पर्पस क्या होते हैं, तो ये आपने लिख लेने हैं, याद समझ लेना है, याद करने की जरूरत नहीं है, समझ लेना है, क्योंकि हो सकता है आ जाए। व्हाट इज द पर्पस ऑफ बिजनेस वेबसाइट, बिजनेस वेबसाइट का क्या पर्पस होता है ये आपने देख लेना है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ एंटरटेनमेंट वेबसाइट, उनका क्या पर्पस होता है, तो ये आपने देख लेना है। ठीक है, ये सारा ना कॉम्बिनेशन में आ सकता है कि डिफाइन एंटरटेनमेंट वेबसाइट, पर्सनल वेबसाइट और बाकी जितनी वेबसाइट हैं उनकी टाइप्स जो हैं वो लॉन्ग में कॉम्बिनेशंस के साथ आ सकती हैं। डिस्क्राइब द क्रिएशन ऑफ द फर्स्ट एचटीएमएल डॉक्यूमेंट, ये हमने सब कुछ पढ़ा है अभी, इतना तो हमने पढ़ा है कि फर्स्ट एचटीएमएल डॉक्यूमेंट किस तरह से क्रिएट किया जाता है, वो आपको आना चाहिए। आप ओपन द नोटपैड प्रोग्राम, सबसे पहले नोटपैड खोलो, वहां पे टाइप करो अपना कोड, ये कोड है, ये आपने टाइप करना है, कोई भी कोड लिख दो अपनी मर्जी से जो आपको इजी लगता है। ठीक है, तो वो आपने लिख के बता देना है। और डिस्प्ले क्या होगा एचटीएमएल में, ये चीज डिस्प्ले हो जाएगी, ये आपने एक्सप्लेन कर देनी है। आइडेंटिफाई द टैग्स यूज टू मार्क अप एचटीएमएल, एलिमेंट को मार्कअप करने के लिए कौन से टैग्स यूज होते हैं, तो ये सारे टैग्स हैं। ठीक है, मतलब हेड का टैग यूज करते हैं हम, एचटीएमएल का टैग यूज करते हैं, तो ये सारा एक्सप्लेन कर देते हैं। आइडेंटिफाई द एचटीएमएल हेड सेक्शन एंड बॉडी सेक्शन ऑफ एचटीएमएल, तो ये एचटीएमएल का टैग है और उसको एक्सप्लेन कर दिया, हेड का टैग उसको एक्सप्लेन कर दिया, बॉडी का टैग उसको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, एक्सप्लेन द बेसिक्स ऑफ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, वो एक्सप्लेन कर दी ये सारी, ये भी आ जाता है उसका पार्ट। आगे उसने प्रोग्राम के साथ, बेसिकली प्रोग्राम नहीं है, एचटीएमएल का नोटपैड पे उसने लिख के बता दिया, तो आपने नॉर्मल अपना जो भी आपको जितना आता है आपने उतना अपने हिसाब से लिख के बता देना है, आउटपुट आ जाती है। ठीक है, तो लॉन्ग में भी अगर आएंगे ना तो एचटीएमएल से कम आता है, चैप्टर 7 से जो चीजें हैं वो कम आती है, कर्न ऑफ मैप आ सकता है, के मैप, लेकिन ये है कि चैप्टर 7 से जो है क्वेश्चंस कम आते हैं एज कम्पेयर टू अदर चैप्टर्स, क्योंकि आपकी बाकी जो प्रोग्रामिंग है, सी हम लैंग्वेज कर रहे हैं, उसके वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे राइट डिमॉन्स्ट्रेट द यूज ऑफ वेरियस टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स इन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गई। ये आगे उसने आउटपुट बता दी है, फिर यूजिंग सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट टैग्स ये आ जाते हैं। ये हम ऑलरेडी सारा कुछ डिस्कस कर चुके हैं, जो चीज़ें हमारी रहती हैं वो तो मैं अभी आपको बताऊंगी, तो ये सारा आपने देख लेना है। यूजिंग फोन टैग्स आ जाते हैं। ठीक है, आगे आ जाए डिफरेंशिएट उमंग अनऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड, डेफिनेशन एंड नेस्टेड लिस्ट इन एचटीएमएल, ये आपको आने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत चैप्टर 7 में से, तो ये आपने लाजम कर लेना है। विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम आपने इसको एक्सप्लेन करना है। डिमॉन्स्ट्रेट द क्रिएशन ऑफ एन अनऑर्डर्ड लिस्ट इन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट, ये बता देना है। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये सारा आ जाएगा, क्रिएट्स अ नेस्टेड लिस्ट इन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट, ये आ जाता है। राइट इट्स इम्पोर्टेंस ऑफ इमेज एंड बैकग्राउंड एंड दैट यूज्ड इन वेब पेज, ठीक है, ये भी हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो वो आपने लिख लेना है, उसको याद कर लेना है। डिस्क्राइब हाउ यू विल ऐड एन इमेज, किस तरह से ऐड की जाती है, उसका ये आंसर है सारा कुछ, ये देख लेना है। ये इमेज उसने ऐड करके दिखा दिया है, तो ये जो क्वेश्चन है ना, बेसिकली ये पेपर में इस तरह से नहीं आएंगे, आपको बस प्रोग्राम लिखने को आएगा किस तरह से करते हैं, तो आपने ये सारा लिख के दिखाना है, फिगर आप बना के नहीं दिखाओगे। एक्सप्लेन स्पेसिफिकेशन ऑफ विड्थ एंड हाइट ऑफ एन इमेज, किस तरह से हम चेंज करते हैं, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, यहाँ पढ़ेंगे, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ हाइपरलिंक, के पर्पस क्या है। डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ एंकर टैग्स, ये
ये ये सारा डिफाइन एंड क्रिएट हाइपरलिंक टू द एंकर। तो ये सारा जो है ये आपको लिंक मैं सेंड कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे, तो आपने जरूर इसको देख लेना। अब आप कोई भी क्वेश्चन है आपका जरूर आप पूछें, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन है आप पूछें, जरूर पूछें, मैं आपको उसका भी आंसर करती हूँ। ये सारे क्वेश्चन आपने लाजम कर लेने हैं। हाउ विल यू क्रिएट अ वर्टिकल फ्रेम सेट विद 2 डिफरेंट HTML डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, ये रोम एंड रैम उसने इस तरह से करके दिखा दिया है। तो ये सारा हम पढ़ेंगे एंड ये उसके एंड पे की पॉइंट्स है, ठीक है। होप सो आपको यहाँ तक जो है हमारे जितना भी लेक्चर था ये समझ आ गया होगा। अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई, कोई चीज़ और पूछनी है, तो आप ज़रूर लाइव चैट में पूछें, तो मैं आपको उसका भी आंसर करती हूँ। एंड साथ ही आप इस वीडियो को, क्योंकि ये बाद में वीडियो बन जाएगी स्ट्रीम, तो आपने इसको शेयर कर देना अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी ये नोट्स मिलें और उनकी भी हेल्प हो, ठीक है। तो आपने ज़रूर दूसरों के साथ शेयर करना है, ठीक है। और मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें जो न्यू आए हैं, ठीक है, न्यू व्यूवर हैं, और वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मेरी आगे आने वाले लेक्चर सारी वीडियोस आपको साथ साथ मिलती रहे। दूसरा, हम ये भी सोच रहे हैं कि अपनी जो आने वाली वीडियोस में हम लोग बाकी भी सब्जेक्ट्स का स्टार्ट करें। तो आप लोग क्या चाहते हैं, हम लोग कौन कौन से सब्जेक्ट्स को आगे लेकर आए अपने चैनल पर, जो है हम कौन कौन से सब्जेक्ट्स लेके आए, कौन कौन सी क्लास के लिए लेके आए, तो आप ज़रूर ये चीज़ भी हमें कमेंट सेक्शन में, अभी लाइव चैट में जो लोग सुन रहे हैं वो भी बताएं, ठीक है, कि कौन कौन से हमें आगे जो है चैप्टर्स, कौन कौन से जो सब्जेक्ट्स हैं बेसिकली हमें वो लाने चाहिए, और हमें क्या क्या अपनी आप लोगों की हेल्प के लिए क्या क्या चीज़ें आप लोगों को रिक्वायर्ड हैं, आप लोगों को क्या क्या चीज़ें चाहिए, कौन कौन से आपको सब्जेक्ट्स में मुश्किल आती है, तो वो सब आप लोग हमें बता सकते हैं। जो हमारे साथ 9th से जुड़े हुए हैं, 9, 10 से, ठीक है, वो तो इंशाल्लाह हम लोग आगे पूरा कर रहे हैं कि हम फर्स्ट ईयर के भी लेक्चर्स अपलोड करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी जो आप लोगों को चाहिए हैं चीज़ें, तो उनके लिए भी जो है आप हमें वो बता सकते हैं, ठीक है। एंड कोई भी क्वेश्चन है आप जरूर पूछें। थैंक यू फॉर योर लाइव, यू आर मोस्ट वेलकम मोहम्मद शफीक। Great effort, team learning camp. Wish you greeting for the future achievements. Thank you so much, MRK Security. यस, बिल्कुल ऐसा ही है। आपके ग्रेट अली गोंदल, बिल्कुल ऐसा ही है। जो आपकी अगर बात करें ना हम लोग 9 की, तो 9 जो है वो इतनी मतलब उसमें कोई चीज़ ऐसी थी नहीं जो आपको मुश्किल लगे, समझने वाली हो। इसलिए हमारी टीम ने यही जो है स्टार्ट लिया है कि हम लोग 10 से स्टार्ट करें, जहाँ पे आपको मुश्किल आती है स्टूडेंट को। तो हमें पता है कि 10 जो है वो इतनी ईजी नहीं है उसको, लाइक 10 की कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो इट्स नॉट दैट मच ईजी, ठीक है, ये ईजी नहीं है, मुश्किल है। तो इसीलिए जो है हमने स्टार्ट लिया था यहाँ कंप्यूटर से। तो बाकी आप बताएं कि हम लोग जो है आगे कौन कौन से जो है सब्जेक्ट्स का करें जिनमें आपको मुश्किल आती है। फिजिक्स वगैरह के लेक्चर्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें मुश्किल आती है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में। तो हम सोच रहे हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री के भी लेक्चर्स हम लोग अपलोड करने स्टार्ट करें, ठीक है। बाकी अभी आप लोग नेक्स्ट इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर में जो है ग्रेजुएट हो जाएंगे, प्रमोट हो जाएंगे, तो जब फर्स्ट ईयर में जाएंगे, कॉलेज लाइफ आप लोग की स्टार्ट हो जाएगी, तो तब भी आपको बहुत सारी चीज़ें जो है टफ लगेंगी, मुश्किल लगेंगी, तो आप ज़रूर हमसे उस चीज़ के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग आगे सोच रहे हैं कि जो लोग आगे कंप्यूटर की ही फील्ड में जाएंगे, प्री इंजीनियरिंग में नहीं जाएंगे, जो कंप्यूटर साइंस के साथ जाएंगे, उनके लिए हम लोग कंप्यूटर साइंस के लेक्चर्स जो हैं आगे फर्स्ट ईयर के भी हम लोग लेके आएंगे। फर्स्ट ईयर में मेन चीज़ आपकी क्या है, जो चीज़ आपको ज़्यादा मुश्किल देगी, मुश्किल आएगी, वो होगी डेटाबेस, ठीक है। डेटाबेस जो है वो बहुत मुश्किल है सब बच्चों के लिए, एज आई ऑब्जर्व, जिस तरह मैंने ऑब्जर्व किया, मुझे यही लगा कि फर्स्ट ईयर में डेटाबेस सबसे मुश्किल है, बाकी सब थ्योरी है, बाकी सब थ्योरी है। जो आपका लास्ट चैप्टर होगा वो आपको थोड़ा बहुत तंग करेगा, लेकिन इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे, हमारी टीम पूरी कोशिश करेगी कि आपको उनमें भी जो है बहुत सारी हेल्प मिले, और हमारी वीडियो से आपको बहुत कुछ जो है समझने को मिले, ठीक है। थैंक यू सो मच मूनलाइट, थैंक यू सो मच।